कभी 10 रुपए आप दिल से देकर तो देखो, 10 लाख की खुशियां वो आपको दे देते हैं। ये किन्नर समुदाय है जनाब, जो अपने गमों में भी आपके लिए खुशियों की दुआएं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं। आज जो मेरे साथ मौजूद है एक खास हस्ती, जिसको शायद मुझे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने फेस आएगा तो आप देख लेंगे। एक बहुत ही अच्छी हस्ती, जो अपने धौलपुर में रहकर ही नहीं बल्कि बाहर रहकर भी अपने धौलपुर का नाम रोशन कर रही हैं और एक अलग ही अपनी पहचान बनाई हुई है उन्होंने। तो मैं मैम को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मैम, मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच उमा जी, मुझे आज बुलाने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। तो मैं मैम से बोलना चाहूंगी, मैम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना हमारे दर्शकों के लिए दीजिए आप। जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामठी है और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की प्रमुख सदस्य और सलाहकार हूँ। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हूँ। उसके साथ साथ मैं राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की भी सदस्य हूँ और पिछले कुछ वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समाज में मुख्य धारा में लाने का काम कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर एक ऐसा समुदाय है जो बहुत समाज में शोषित, तिरस्कृत और वंचित जीवन जीता है। जैसा मैम ने अभी कहा कि किन्नर समुदाय भी इसमें आता है। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है और ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2021 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो होते हैं जिनका जन्म का लिंग उनके वर्तमान लिंग से मैच नहीं खाता है। जैसे मैं जब पैदा हुई तो मैं देवेंद्र के शरीर में पैदा हुई, पर मेरी अभिव्यक्ति, मेरी सोच, मेरा मिजाज सब कुछ देविका के जैसा था। बाद में जाके मैंने शल्य चिकित्सा का सहारा लेके, हार्मोन थेरेपीज का सहारा लग के मैं देवेंद्र से देविका बनी, तो मैं अपने आप को एक ट्रांसजेंडर महिला आइडेंटिफाई करती हूँ। उसी तरीके से ट्रांसजेंडर पुरुष होते हैं जो एक लड़की के शरीर से लड़के के शरीर में आते हैं। और तीसरा हमारा एक सबसे खास समुदाय होता है जिसे हम लोग किन्नर समुदाय कहते हैं, जो कि समाज में एक सबसे घृणित और तिरस्कृत जीवन जीते हैं। तिरस्कृत और घृणित मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि वो समाज के लिए है। मेरे लिए लगता है कि ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक खास मकसद से बनाया है और हर किसी की जरूरत है। तो और उसके साथ साथ मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगनाओं में से भी एक हूँ। भारत ही नहीं, विश्व के हर एक बड़े मंच पे मैंने अपनी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी है। मैं वीगनिज्म को फॉलो करती हूँ और क्या कहते इसके साथ साथ मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए, ट्राइबल यानी समाज में जो भी वंचित वर्ग है, जो भी शोषित वर्ग है, वो किसी भी समुदाय से हो, पशुओं के अधिकारों के लिए मैं संघर्ष करती हूँ। महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए, तेजाब पीड़िता महिलाओं के लिए। तो ओवरऑल कहेंगे कि एक समाज सेवी होने का मतलब, मैं खुद को समाज सेवी नहीं कहना चाहूंगी, मैं अपना एक कर्ज उतारने आई हूँ। वो कर्ज है मानवता का, कि मैं एक मानव, एक इंसान बनी हूँ। तो एक विजन है, एक सोच है कि हर एक जरूरतमंद उसकी मैं आवाज बन सकूं। हालांकि मैं सब तक नहीं पहुंच सकती, पर कोशिश कर सकती हूँ। तो मैम, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको पता चला कि आप एक नॉर्मल नहीं हैं? जी जब मैं छोटी थी, 14 साल की उम्र तक, तो हम एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहते हैं। पर बचपन में ही जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके घर में तो लड़का पैदा हुआ है। पर वो मेरे माता पिता के लिए वो लड़के वाला सोच था। मेरी अभिव्यक्ति, सोच, चाल चलन हर चीज लड़कियों की तरह थे। मुझे सजना संवरना बहुत पसंद था, गुड्डी गुड़ियों से खेलना बहुत पसंद था और बचपन में मम्मी के कपड़े चुरा के मैं घर में घूमा करती थी जब मम्मी नहीं हुआ करती थी। और पड़ोस में दीदी लोग हुआ करती थी, उनके साथ मिलती थी, उनके साथ जुलती थी और लिपस्टिक लगा लेती थी। पर हिम्मत नहीं थी कि कभी सामने आ पाऊं। पर एक रात 14 साल की उम्र में मैंने सोचा कि नहीं, अब ये जिंदगी नहीं जीनी है। तो मैंने अपने घर में बगावत शुरू करी। मेरी माताजी को मैंने बताया कि नहीं, मुझे लड़कों के समान नहीं रहना है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक अ बॉय एंड आई डोंट वॉन्ट टू वियर अ मेल कॉस्ट, कपड़े जो मेल अटायर जो एक पुरुष पहनता है, मुझे ये सब नहीं पहनना। मुझे स्कर्ट्स पहननी है, मुझे मेकअप करना है, मुझे लड़की के समान। और मम्मी ने मेरे गाल पे एक रसीद काट दी जोर से कि पागल हो गए हो क्या तुम, एक ब्राह्मण परिवार में हो के तुम नाक कटाओगे। और उसी रात मैंने फैसला किया कि अब मुझे निकल जाना है और मैं तभी घर से भाग गई। पहला दिन रोने धोने में गया, दूसरा दिन मेरे पास कुछ एक पैसे थे, तीसरे दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे बैठी हुई थी। इसी बीच में किन्नर समुदाय का एक ग्रुप आता है और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के कहा कि क्या तुम्हें भूख लगी है। मैंने कहा हाँ, मुझे भूख लगी है। तो एक छोटी सी चाय और एक
रस्क टोस्ट जिसे हम बोलते हैं वो मुझे दिया, और वहां से मेरी लाइफ भिक्षावृत्ति में जाना शुरू हो गई। 6 महीने मुझे लगे मेरे बाल बढ़ने में। मैंने पड़पड़गंज रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगना शुरू किया, और भीख मांगते मांगते मैंने हर एक वो काम किया जो मुझे नहीं करना था, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जिस वो ये नहीं देखती कि सूखी रोटी है या लग्जरी 5 स्टार होटल है या क्या है, भूख भूख होती है। और वहां से मेरी यात्रा शुरू होती है, और वो यात्रा ऐसी होती है जो मुझे देवेंद्र से देविका बनाती है। लोगों को समझने का नजरिया, समाज को समझने का नजरिया मैंने वहां से सीखा। आप निकल के गए मैम, तो फिर घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं था कि मैंने घर वालों को पता नहीं था कि मैं जा रही हूँ, पर घर वालों को मैं कह के गई थी, पर उनको मुझे मतलब खासा कोई फर्क उनको पड़ा नहीं। अच्छा। पर हाँ, मम्मी को मुझसे बहुत प्रेम था, अभी भी है। पर कहते हैं ना, समाज की लोक लालच में आज भी वो मुझसे इतना खुल के नहीं मुझसे रह पाती है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उनके पास बैठूं, उनसे बात करूं, उनके साथ रहूं। पर कहते हैं ना कि कुछ अलग होना, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने बहुत कुछ खोया है देविका बनने के लिए। मैंने समाज में एक, कहते हैं ना कि आज भी छोटे धौलपुर जैसे छोटे शहर की मैं बेटी हूँ, मानसिकता अभी भी छोटी है, पर समय लगता है मानसिकता को बड़ा होने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गृह जिले से ही शुरुआत करते हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हुए आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ कि मेरा परिवार मुझे स्वीकार ले। धीरे धीरे स्वीकार्यता आ रही है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसी मैं हूँ, और कारवां जारी है। तो मैम, आपकी पढ़ाई फिर कहाँ से हुई? आपने बोला कि आप 14 साल की जी। उम्र से आप दिल्ली चले गए थे, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैं दिल्ली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक मिशन स्कूल है, वहाँ पे वो लोग फादर्स एंड सिस्टर ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ती थी। और धौलपुर में आके मैं 10th और 12th के डीपीएस से मैंने एग्जामिनेशन देना शुरू किया। मैं डीपीएस स्कूल धौलपुर पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ाई की, और वहाँ से मैं 10वीं और 12वीं मैंने करी। मुख्यतः स्कूल जाना ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि पेट भरना, पर मैंने वहाँ पे मैं नाइट स्कूल्स में पढ़ के यहाँ से एग्जामिनेशन देती थी, और मैंने अपनी 12वीं यहाँ से। स्कूल और कॉलेजों में मैम फ्रेंड्स के साथ आपकी कैसे बर्ताव रहते थे? अरे, स्कूल और कॉलेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जब हम लोग कुछ अलग होते हैं तो रवैया बहुत गंदा बहुत होता गंदा। है। मतलब मैं जिस बेंच पे स्कूल में बैठती थी उस बेंच को 6 नंबर की बेंच बोल दिया था कि इस पे वो छक्का आके बैठेगा, और उस बेंच को 6 नंबर की बेंच बोल दिया जाता था। पर बड़ा बुरा लगता था। पानी पीने जाती थी स्कूल में तो लोग चिढ़ाते थे, खाना खाती थी तो चिढ़ाते थे। कोई राम बाबू कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई मीठा कहता था, कोई गुड़ कहता था, कोई जनाना, कोई जनका, कुछ इतनी सारी बातें और आज भी सुनने को मिलती हैं। आज भी जब मैं सड़क पे चलती हूँ या ये, और उमा मैम, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये सिर्फ धौलपुर शहर में ही नहीं है। आप जब भी कभी बाहर जाएंगे, मैं जैसे दिल्ली, आप भी दिल्ली ट्रैवल करती हैं, मैं भी दिल्ली जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, तो रवैया सेम है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, अभी रिसेंट वाकया है, मैं दिल्ली गई हुई थी, तो मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, तो मेट्रो में बैठी तो मेरे पास जगह थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 लोग मुझसे आगे हट के बैठे हुए थे, गैप देके। तो बड़ा लगा कि समाज में, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ, और ब्राह्मण परिवार के होने के बावजूद भी आज भी लगता है कि अछूत होने का जो दर्द है, अनटचेबल। हम प्राय, एक जमाना था कि हम दलित समुदाय के व्यक्तियों को नहीं छुआ करते थे, उनके साथ व्यभिचार भेदभाव करते थे, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है। आपको पता है, आज दलित समुदाय के लोग, जबकि हमारे लिए एक मिसाल है कि भारत की राष्ट्रपति महोदया खुद आदिवासी समुदाय की है, और हमारे डेप्यूटी सीएम राजस्थान के बैरवा जी, वो खुद दलित समुदाय से हैं। तो सोचिए, दलित समुदाय का जब इतना उत्थान हो गया, हम लोग तो वहीं की वहीं हैं। आज भी 10 रुपए 20 रुपए भीख मांगते हुए हम लोग नजर आते हैं। तो स्कूल में बहुत बुरा रवैया था, कॉलेज में तो पराकाष्ठा ही हो गई। मैं कॉलेज जाती नहीं थी, और ऐसे चलती थी वैसे चलती थी, तो 100 तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती थी। ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये देखो 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 वो जा रही है। और मुझे अब्यूज किया जाता था। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, छोटेपन में जब मैं छोटी थी तो मेरा यौन शोषण भी हुआ, और मेरे जैसा हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है, क्योंकि कुछ एक समाज में ऐसे भेड़िए बैठे हैं। मैं 9 साल की थी और मेरा एक व्यक्ति ने शोषण किया, और वो शोषण नहीं था, वो एक रेप ही था जिससे मेरे साथ जो हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हम जैसे बच्चे ही नहीं,
बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ यौन शोषण होता है, और मैं भी उसी की एक विक्टिम हूँ कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ और मैं आवाज नहीं उठा पाई, ना तो मेरे अंदर हिम्मत थी ना समझ थी। तो मैम फिर कैसे स्ट्रगल आपका पूरा हुआ, फिर आपने क्या सोचा कि अब मुझे किस फील्ड में जाना है और क्या करना है? मैंने सोचा कि अब कुछ अलग करना है, क्योंकि मैं अलग करने के लिए पैदा हुई। सात बसात मैंने शास्त्रीय नृत्य कथक सीखना शुरू कर दिया था, और मुझे एक बहुत अच्छी गुरु मिली, श्रीमती कपिला राज शर्मा जी, जो लखनऊ कथक केंद्र की डायरेक्टर थी और भारत की प्रख्यात कथक नृत्यांगनाओं में से एक थी। उनके साथ साथ वो आचार्य लक्ष्मण महाराज जी परंपरा का हिस्सा थी, उनसे मैंने कथक सीखना शुरू किया और वहां से मेरे लिए रोजगार के साधन खुलना शुरू हो गए। ग्रेजुएशन मैंने बीबीए इन होटल मैनेजमेंट किया, पर उसके बावजूद भी रुचि मेरी नृत्य और संगीत में थी, और वहां से मैं प्रोग्राम्स करती थी, जो मुझे पैसा मिलता था उससे मैं चला, और एनजीओ सेक्टर्स में मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक जमाना था उमा मैम, मैं बताना चाहूंगी, जब हम लोग, मेरे समुदाय के लोगों को, जब मैं एचआईवी टेस्टिंग के लिए ली जाती थी, डॉक्टर हाथ लगाने से कतराते थे, मतलब वहां बिठा देते थे, और इतनी दूर से डॉक्टर्स हमें देखा करते थे। और आज भी संघर्ष इतना जारी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पीजीआई, जिसे हम एसजी पीजीआई लखनऊ का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल और इंस्टीट्यूट है, वहां पे ट्रांसजेंडर क्लिनिकल केयर यूनिट मैंने बनवाया। और वो यूनिट करवाने के बाद भी, वो यूनिट मैंने करवाई, और यूनिट के बाद मैंने ये सोचा कि कुछ तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को होना चाहिए, उनके लिए कुछ तो जरूरी है। तो शुरुआत वहां से की गई, और पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमने बनाया, एसजीपीजीआई ट्रांसजेंडर इंस्टीट्यूट, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को चिकित्सा मिल सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संघर्ष के। जैसा कि मैम हम लोगों ने सुना है कि किन्नर लोग सारे अपने समुदाय में ही रहते हैं, वो फैमिली वाले उनको अपना नहीं पाते हैं या फिर कुछ और कारण होता है उनका? जी, प्राय किन्नर समाज का क्या होता है, किन्नर समुदाय अपने आप में एक सोशियो कल्चरल ग्रुप है। क्योंकि मैं तो एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में रहती हूँ, मैं, जैसे आप एक महिला है, फर्क इतना है कि आप बायोलॉजिकल महिला है और मुझे महिला बनाने के लिए अपने आप को मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं खुद को किन्नर नहीं आइडेंटिफाई करती हूँ, बिकॉज किन्नर क्या होता है, किन्नर एक समुदाय, एक प्रोफेशन होता है जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति जाते हैं और बधाई देके वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो मुझे, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो उसे पीता है वो दहाड़ता है। तो मुझे नहीं भिक्षावृत्ति करनी थी, मुझे ट्रेन और बसेस में नहीं मांगना था, मुझे बधाई परंपरा नहीं करनी थी। तो मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूं, पर किन्नरों का संघर्ष बहुत कठिन है। वो लोग दूसरी समाज की मंगल कामना के लिए, समाज के लोगों की अच्छाई के लिए वो लोग दुआएं करते हैं। और बड़ी पौराणिक परंपरा है हमारे किन्नर समाज की, बड़े पुराने वर्षों से किन्नर समाज जो है भगवान आदि शक्ति का रूप रहा है, भोलेनाथ का रूप माना गया, और कहते हैं लोग इनकी दुआओं में दम होती है। और पर मुझे लगता है मैम कि अच्छी बात है, बधाई देना एक संस्कार है, भगवान राम की भी बधाई ली गई थी और बधाई देना भी चाहिए। पर क्या एक किन्नर सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? क्या एक किन्नर डॉक्टर नहीं बन सकती? क्या एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकती? क्या एक किन्नर आपकी तरह, अगर आपसे ट्रेनिंग ले, तो एक न्यूज एंकर रिपोर्टर नहीं बन सकती? बहुत कुछ बन सकती है, बस हिम्मत होनी चाहिए। और वही हिम्मत मैंने दिखाई, और आज उस हिम्मत का ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा परिणाम मिला कि आज मैं दो दो राज्यों की सेवा कर रही हूँ, प्रमुख पदों पे हूँ। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड उत्तर प्रदेश और राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में सदस्य और सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, और उम्मीद है ये कारवां आगे बढ़ेगा। और आगे मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनूं जो राज्यसभा में एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बनूं, जिससे पार्लियामेंट में मेरे समुदाय की बातों को मैं वहां तक पहुंचा सकूं, मेरा संघर्ष वहां तक बता सकूं। क्योंकि अगर मुझे मेरी वेदना बताती है, कहते हैं ना कि जिसके घर में आग लगती है उसी को पता लगता है, तो अपना संघर्ष, अपनी वेदना मैं खुद बताना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आई कैन बी अ फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैं जरूर करना चाहूँगी। मैम जैसा कि आपने बताया कि किन्नरों की दुआएं बहुत लगती हैं, तो मैम फिर क्या कारण है कि लोग किन्नर से दोगुना
दूर हो जाते हैं। और जैसे ही मैं ट्रेन में, बस में देखती हूँ कि जैसे ही किन्नर चढ़ता है तो कोई वॉशरूम में घुस जाता है, कोई सोने का बहाना करता है। तो क्या कारण है कि वो इतना दूर भागते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है समाज की एक दूरी, क्योंकि हमारे किन्नर समुदाय ने शुरू से ही अपने आप को अलग थलग रखा है। अलग थलग उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि उनको समाज में कभी स्वीकार्यता और इज्जत नहीं मिली। आजकल तो बहुत ज्यादा स्वीकार्यता आ गई है। आज किन्नर समाज के लोग पॉलिटिशियन बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत आगे किन्नर समाज पहुंच चुका है। पर चूंकि इस समुदाय को जहां तक मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं इस समुदाय का कभी हिस्सा रही नहीं, मैंने जहां तक इनको देखा है, लोग हेय दृष्टि से देखते हैं और लोग कहते हैं कि ये लोग बदतमीजी करते हैं। पर मुझे लगता है कि जब तक आप बदतमीजी नहीं करोगे, आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। तो कितना मुश्किल होता है उस सड़क पे, कार के आगे उस खिड़की को बजाना और कहना कि 10 रुपए दे दो, मांगना। और कितना कठिन है, कितना सरल है हमारे लिए कितना कठिन है और उस व्यक्ति के लिए कितना सरल है कि वो अपना शीशा बंद कर लेता है और कहता है जा निकल। तो कहीं ना कहीं संघर्ष, तकलीफ, डिस्क्रिमिनेशन, और किन्नर समाज के लोग अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। और पर आज की जो यंग जनरेशन है, उमा मैम, मैं बताना चाहती हूँ, वो ये नहीं करना चाहती है। मैं यंग जनरेशन किन्नर समाज के बच्चों में जब जाती हूँ, ट्रांसजेंडर महिलाओं में जाती हूँ, ट्रांसजेंडर गर्ल्स में जाती हूँ, बॉयज में, उनको नहीं करना है। मैं कई जगह जाती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं मैम आप हमारे रोल मॉडल हो, मैम हम आपके जैसे बनना चाहते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि देखिए मैम, जब तक संवेदनशीलता हम लोग नहीं लाएंगे समाज में, तो समाज का नजरिया नहीं बदलेगा। समाज दूरी तब तक बनाएगा जब हम उनके नजदीक नहीं जाएंगे। और जब हम नजदीक में जाने लगेंगे, एक कदम समाज बढ़ाएगा और 10 कदम हम बढ़ाएंगे। हमें 10 कदम इसलिए बढ़ाना है, जरूरत हमें है, उनको जरूरत नहीं है। समाज तो चल ही रहा है ना, समाज तो, पर हम अगर 10 कदम बढ़ाएंगे तो मुझे इतना जरूर विश्वास है कि समाज 1 कदम जरूर बढ़ाएगा। और मुझे लगता है 1 कदम बहुत बड़ा होगा। जैसा कि मैम आपने बताया कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो मैम आपने शादी के बारे में सोचा है या नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ट्रांसजेंडर समुदाय से मैं हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, तो जरूर मैं एक ट्रांसजेंडर पुरुष से ही शादी करना चाहूंगी। और आपको बताना चाहूंगी, मैं एक रिलेशनशिप में भी हूँ। अच्छा। और वो ट्रांसजेंडर पुरुष है। अच्छा। मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ, मैं लड़के से लड़की बन रही हूँ, वो लड़की से लड़के बने हैं। शिवेन गुरेजा उनका नाम है। और अच्छे एक अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। कई सारे फोटोज में आप देखेंगे। और भविष्य है, बहुत पहले जमाना था कि ट्रांसजेंडर लोग शादी नहीं कर सकते थे। और मैं तो कहती हूँ कि प्रेम की कोई जात नहीं होती, प्रेम का कोई जेंडर नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आपको अगर प्रेम करता है तो आप उसके साथ रह सकते हैं। तो हाँ, मैं जरूर शादी करना चाहूंगी। कब करना चाहोगे मैम आप शादी? ये बहुत अनोखा सवाल है, और इस इंटरव्यू को जब हमारे सिवेन जी देखेंगे तो वो भी कहेंगे। तो बहुत जल्दी, अब वो वक्त कब जल्दी होगा उसका मैं भी इंतजार कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को, दर्शकों को बताऊंगी कि मैम जब भी शादी करेंगे मुझे जरूर बुलाएंगे, क्योंकि मैम मेरी दोस्त है। तो मैं हाँ आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगी कि देविका मैम आज शादी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैंने देखे आपके वीडियोस काफी कि आपको पशुओं को लेके काफी प्यार है आपका। कहीं पे भी आपको बीमार, लाचार या एक्सीडेंटल पशु मिल जाते हैं, डॉग्स मिल जाते हैं, तो आप उनकी बहुत केयर करते हैं। तो ये इंस्पायर आपके पास कहाँ से आया? बिल्कुल, ये हमारा, क्योंकि प्रकृति में हर एक व्यक्ति की जरूरत है। प्रकृति में जिस तरह से मनुष्यों की है, उसी तरीके से प्रकृति में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की जरूरत है। और हमारे शास्त्रों में तो, उमा मैम आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम तो उस धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से, जहाँ पे हमारे हर भगवान ने एक पशु को चुन रखा है। उनकी सवारी वो है, भैरव बाबा कुत्ते पे बैठे हैं, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, माँ शेर की सवारी करती है, कार्तिक भगवान मोर की सवारी करते हैं, गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं, लक्ष्मी माँ उल्लू की सवारी करती है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता हम पशुओं की सेवा करें? तो मुझसे उमा मैम, मंदिरों में ना तो घंटी हिलाई जाती है, ना मुझसे व्रत उपवास रहे जाते हैं। मेरी पूजा है उनकी सेवा। तो मुझे कोई भी लाचार पशु मिलता है, पक्षी मिलता है, उनकी मैं सेवा करती हूँ। रोजाना जो मेरा सामर्थ्य है, 100-150 बेजुबानों को मैं खाना देती हूँ अपनी तरफ से, जो मुझसे बनता है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में एक आश्रय स्थल भी मैं बेजुबानों के लिए बनाना चाहूंगी। और जैसा आपने पूछा कि ये
प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे चुना है। मैं वीगनिज्म को फॉलो करती हूँ, यानी मैं किसी भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध का पदार्थ नहीं खाती हूँ, क्योंकि एक जमाना था जब लोग पशुओं से बड़ा प्रेम करते थे। अक्सर गांव में 3 थन का दूध निकाल लेते थे और 1 थन का छोड़ देते थे, पर आज के आधुनिकता के युग में हम लोग इतने कमर्शलाइज हो गए हैं कि दूध एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ा धंधा बनता जा रहा है, और उसके चक्कर में पशुओं को बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। आजकल पूरे चारों थनों का दूध निकाल लेते हैं, पशुओं को दूध पीने को नहीं मिलता, उनके बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और आपको जान के खुशी होगी उमा मैम, WHO की एक गाइडलाइन आई कि जो व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, पनीर, मक्खन, घी, मावा का प्रयोग नहीं करते हैं, उनकी उम्र, उनकी औसत आयु से 10 साल ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हम आजकल आपको पता है दूध जो आ रहा है वो इंजेक्शन से आ रहा है और हमारे शरीर को वो खराब कर रहा है, हमारी नसों में जा रहा है, और आप देखिए छोटे छोटे बच्चों में कैंसर हो रहा है। तो दिस इज ओनली रीजन कि हम जो एनिमल्स को यूरिया खिला रहे हैं वो यूरिया हमारे अंदर आ रहा है। तो बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, मैं अपने लिए यूज करती हूँ। मैं कोकोनट मिल्क यूज करती हूँ, काजू का मिल्क यूज करती हूँ, बादाम का मिल्क यूज करती हूँ, ओट मिल्क यूज करती हूँ, और मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं होती। तो पशुओं से बहुत प्रेम है, और मैं सच बता रही हूँ आज के आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आप अपनी प्रकृति का जब सृजन करते हैं, आप जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, और जीव जंतु ही नहीं, अगर आप अपने समाज को, मान लीजिए जिस घर के पास आप रहते हैं सराउंडिंग में, वहां पे गंदगी को अगर आप साफ करते हैं, हमारे यहाँ पे मचकुंड जैसा तीर्थ स्थल है, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ दिन मिलके हम लोग घाटों की सफाई का एक अभियान शुरू कर सकते हैं, जिसमें सभी लोग मिलके अपनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम अपने आसपास के अगर वातावरण को भी स्वच्छ रखते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। एक पौधा हम लगा सकते हैं, वो भी प्रकृति का सृजन है, और हर एक व्यक्ति को ये करना चाहिए। कुछ लोगों की मैम मानसिकता होती है कि जैसे कि जिस घर में किन्नर का जन्म होता है तो किन्नर समुदाय के लोग आते हैं और उन्हें उठाकर ले जाते हैं, तो क्या ये सच है? अब पहले के जमाने में होता था, और वो क्या ले जाते हैं, लोग खुद ब खुद ही दे देते हैं। जब किन्नर समाज का बच्चा, जब एक इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि क्या आफत आ गई, मतलब वो ये तरस नहीं खाते हैं कि ये बच्चा आगे जाके डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। उसको तुरंत वो लोग, मतलब वो क्या देंगे, तुरंत खबरें लग जाती हैं। किसी के घर में अगर किन्नर बच्चा पैदा हो जाए, आप ये समझिए मैम कि पूरी कॉलोनी में हल्ला मच जाता है। फिर वो लोग आते हैं, उनको जबरन वो थमा दिया जाता है। वो लोग आपसे जबरदस्ती नहीं लेके जाते हैं, आप दे देते हो उनको, क्योंकि आपको वो अच्छा रखना नहीं। और सुनिए, आज मैं ये भी कहना चाहूंगी, सपोज करिए चलिए उस बच्चे के जननांग नहीं है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है, पर क्या उसके अंदर प्रतिभा नहीं होगी? आप ये तो देखो। तो उस आप अपने ऐसे बच्चों को, अपने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम जैसे बच्चों को, ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स बच्चों को प्लीज आप लोग घर से बाहर मत निकालिए, उनको सड़कों पे मरने मत छोड़िए, उन्हें स्वीकारिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए। और जब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, जब आप उन्हें स्वीकारेंगे, वो बहुत कुछ बन सकते हैं। आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकते हैं, आपको एक प्रेम करने वाले। क्योंकि ना तो मैम हम लोग रेपिस्ट होते हैं, ना हम लोग चोर होते हैं, ना हम लोग चक्के होते हैं, ना हम लोग बदमाश होते हैं। हम लोग समाज के सताए हुए लोग होते हैं। आज भी जब मैं अपनी पुरानी चीजें याद करती हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि कितना कुछ सहते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे किन्नर समाज के लोग घरों में जब मांगने आते हैं, तो लोग उन्हें वहां बिठा देते हैं जहां पे हम लोग अपने जूते चप्पल रखने का स्थान होता है, और कहते हैं निकलो और दफा हो जाओ। इतना तिरस्कार, मतलब बैठने के लिए दरी तक नहीं देते हैं। इतना तिरस्कार और अपमान सहने के बाद भी उनके मुंह से एक बात निकलती है कि जा तेरा भला हो। तो कितने अच्छे और पवित्र लोग होते हैं। प्यार की तलाश में हम हर रोज घूमते कि शायद कोई हमें प्रेम करे, क्योंकि ना तो माँ बाप का प्रेम मिलता है, ना भाई बहन का प्रेम मिलता है, ना समाज का प्रेम मिलता है, ना लोगों का प्रेम मिलता है। मतलब एक दिन मैम कभी आप सोचिएगा कि जिसके रिश्ते ही नहीं है, जिनका घर ही नहीं है, और हम लोग अपनी मस्ती में मस्त खुश रहते हैं, पर बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना। मैम आप फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं? परिवार के साथ रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे हैं अभी तक भी। मेरे परिवार में स्वीकार्यता नहीं है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। पहले तो वो लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे। मम्मी को तो आज भी ये लगता था तुमने ब्राह्मण समाज की नाक कटा दी, और कभी किसी ने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करी। लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर क्या बीत रही है,
इसके अंदर कौन सा द्वंद्व चल रहा है, कौन सा युद्ध चल रहा है। मम्मी ने कभी सोचा नहीं, पर अब चूंकि मैंने अपना एक मुकाम बनाया है, एक प्रतिष्ठा बनाई है, और प्रतिष्ठा बनाने के बाद अब धीरे धीरे स्वीकार्यता आ रही है। मैम आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या अभी आप किसके साथ रह रहे हैं? अभी मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ, यहाँ पे लखनऊ में मेरा बंगला है जो सरकार ने मुझे दिया है। यहाँ पे मैं अपने पुश्तैनी मकान में रहती हूँ, नीचे मैं रहती हूँ, ऊपर मेरी माताजी रहती हैं। ज्यादा संपर्क उनका मुझसे नहीं है, उतना ही वो बात करती हैं। मैं अपनी बेजुबानों के साथ रहती हूँ, बहुत प्यारे से बेजुबान मेरे घर में हैं 4-5, उनके साथ मैं वक्त बिताती हूँ। और पशुओं से, जो कि मैम ने कहा, मैं अपना समय गौशाला में बिताती हूँ। मेरे घर के सराउंडिंग में जितने भी आवारा पशु हैं उनकी दवाई करना, उनकी देखभाल करना, उनको भोजन देना। मेरे घर के बाहर पानी की टंकी और खाने की टंकियां मैंने रख रखी हैं कि जो भूख मैंने देखी है, जो तकलीफ मैंने देखी है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी देखे। तो इस तरीके से जो मैम अभी पदभार आपका है वो कैसा चल रहा है आपका काम? वो बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील जी भाई साहब ने मुझे उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का सदस्य सलाहकार बनाया। और उसी दौरान आप देखिए कि मेरे लिए तो कोई सरकार और पार्टी मायने नहीं रखती है, मैं तो हर सरकार और पार्टी से जुड़ी हूँ। और उसी दौरान कांग्रेस सरकार ने भी मुझे सदस्य बनाया उत्तर प्रदेश राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में। तो मुझे लगता है पार्टियां और सरकार तो आती और जाती रहती है, अगर आपके अंदर कर्मठता है, आप निर्भीक हैं, आपके अंदर एक ताकत है कुछ कर गुजरने की, तो आप बहुत आगे जाते हैं। एक 14 साल का देवेंद्र घर से बाहर निकला और आज लखनऊ में एक खुद का बंगला है, तो मैम किन्नर समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के व्यक्तियों को दूंगी कि आप प्लीज, आप जैसे अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो आप भी बढ़ सकते हैं। हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए। और मुझे लगता है वो समय गया कि जब हम 2 पैसे 4 पैसे 10 पैसे मांग के पेट भरे। क्यों मांगे हम? हमें ईश्वर ने आंखें दी है, ताकत दी है, शरीर दिया है, हमारे अंदर हिम्मत दी है। बस हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़िए और इस संसार को जीत लीजिए। मैम के अभी मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट देखे थे कि मैम ने डाला हुआ था कि आप नॉनवेज मत खाइए, मासूम पशुओं को या चिकन मटन जो भी है आप वो मत खाइए, तो मैम इसके लिए आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, शाकाहार उत्तम आहार होता है। जिस तरीके से हमारे प्राण जाते हैं, आप सपोज करिए हमें एक छोटी सी सुई लग जाती है, हम आ करके ओ मम्मी लग गई लग गई लग गई ऐसे चिल्लाते हैं, और बेजुबानों की तो गर्दन काट दी जाती है और कितना पीड़ा तकलीफ होता है। और आप ये भी जानेंगी, हमारे राजस्थान में, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारी पार्टी में पशुओं की वध करना, पशुओं की हत्या करना एकदम घृणित नजरों से देखा जाता है। ये ऐसी सरकार है हमारे राजस्थान में, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी की सरकार हो, या हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, या मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव जी की सरकार हो। तीनों, हर सरकार जहां पे बीजेपी है वहां गाय सुरक्षित है। शोषण तो है मैम, आप देखते हैं लोग दूध के लालच में घर से बाहर गायों को निकाल देते हैं, गाय भूखी प्यासी मरती हैं। पर शोषण है, मैं मानती हूं, पर कहते हैं कि एक जमाना था कि जब कट्टी घरों में जानवरों को, गायों को काट दिया जाता था। पर अभी बहुत परिवर्तन आया है, और मैं आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज आप अपने घर में जो पशु पालते हैं उसे सड़क पे मरने के लिए मत छोड़िए। आप अगर उसका दूध लेते हैं तो उसकी सेवा करिए, उसे घर में रखिए, नहीं तो मत पालिए अगर आप उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से अपने जीवन को नरक ना बनाइए। अभी मैम रिसेंटली कलेक्टर से सम्मानित हुई थी, और मैम कथक बहुत अच्छा करती हैं, तो मैम कथक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसा मैंने आपको बताया, छोटेपन में मुझे आचार्य कपला राज शर्मा जी के सानिध्य मिला, और लखनऊ घराने की कथक यात्रा मैंने की। और जैसे ग्वालियर की आप रहने वाली हैं, तो ग्वालियर घराना गायकी में बड़ा प्रसिद्ध है, आगरा घराना गायकी में प्रसिद्ध है, तबले में प्रसिद्ध है। उसी तरीके से लखनऊ घराना तबले और नृत्य में प्रसिद्ध है। तो लखनऊ घराने से मैंने कथक सीखना शुरू किया छोटी सी उम्र में, बहुत थोड़ा सीखा। आज मैं बताना चाहूंगी उमा मैम, मैं जब भी किसी के घर पे कथक सीखने जाती थी, लोग मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देते थे। लोग कहते थे ऐसे व्यक्ति को हम कथक नहीं सिखाएंगे, आप लोग तो कुछ और ही हो, और तुम अगर हमारे घर में आओगी तो हमारे घर में और बच्चे नहीं आएंगे सीखने के लिए। तो मैंने खिड़कियों में से झांक झांक के एकलव्य के समान मैंने कथक को सीखा, पर थोड़ा सीखा पर एक्सपेंड किया।
पूरी पूरी रातें मैं एक एक बंदिश को बनाने में मैथमेटिकली लगा देती थी। वॉशरूम जा रही हूँ तो ताल चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रही है, बीट्स को समझ रही हूँ, ताल को समझ रही हूँ, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत हर किसी को नहीं है। मेरी गुरु कहा करती थी कि, और उनके गुरु कहते थे आचार्य लच्छू महाराज जी के, शास्त्रीय संगीत और नृत्य ना तो हर किसी को सीखने के लिए है, ना हर किसी को देखने के लिए, और ना ही हर किसी को करने के लिए है। इसको देखने वाले भी लोग अलग होते हैं, इसको करने वाले भी लोग होते हैं, और इसको समझने वाले भी लोग अलग होते हैं। तो एक साधना है, और ये नृत्य या कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। और मैं तो थोड़ा सा सीख पाई, मुझे लगता है एक पूरा समुद्र है जिसमें एक लोटा भी मैं अभी नहीं सीख पाई हूँ। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग सोचते हैं कि किन्नर लोग बेकार होते हैं, उनसे हम, वो वहाँ खड़े होते हैं, हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं, हमें लगता है कि ये मांगने वाले हैं। पर आज देविका मैम से बात करके आप लोगों ने देखा होगा कि वाकई में किन्नर लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। जो हमारी मानसिकता है वो वैसे नहीं होते हैं। तो हम भी इन्हें प्यार देंगे, और हम भी चाहते हैं कि हम दोस्त बन के रहें, क्योंकि ये कोई अलग नहीं है समाज से। और मैं आशा करती हूँ कि आपको देविका मैम का साथ हमारा अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देविका मैम आपको कैसी लगी। और जो भी आपके कांटेक्ट में किन्नर हैं, आपके आसपास रहते हैं, तो प्लीज़ दोस्ती कीजिए, प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उनसे हम हैं, हम उनसे हैं। भगवान ने हम सबको बनाया है, उनको कुछ अलग बनाया है, हमको कुछ अलग बनाया है, तो इसलिए मिलजुल कर रहेंगे और ये नफरत हटाएंगे कि आप ट्रांसजेंडर हैं, आप किन्नर हैं, आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। मैम, लास्ट मैसेज आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूंगी। जैसे हमारे एंकर रिपोर्टर साहिबा है उमा जी, उन्होंने मतलब वाकई में नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल है, और हमारे धौलपुर जैसे शहर में एक महिला संवाददाता होते हुए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उन्होंने, मैं उनका काम देखती हूँ, और मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और एक मैसेज है कि हमारे जैसे लोगों को आप दया मत करिए, हमारे जैसे लोगों को 10-5 रुपए मत दीजिए। अगर देना चाहते हैं तो एक इज्जत का काम दे दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और फिर देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, समाज बदल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जी का कहना है कि सब लोग साथ में एक साथ बढ़े, सबका साथ और सबका विकास। तो वो विकास कब होगा? जब हम लोग जात, लिंग, कलर, गोरा, पीला, ये सब छोड़ के, कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तुम नाटे हो, तुम गोरे हो, तुम किन्नर हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, इन सब दूरियों को तोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है, और उस सुबह के साक्षी होंगे हम और आप। थैंक यू सो मच।